हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 में एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। एज यू ऑल आर अवेयर, आपको पेपर 1 में टॉपिक्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, रीजनिंग है, एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है। ऐसे ही आपको एक टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए फ्यूचर में भी यूजफुल होगा, बिकॉज जब आप लेक्चरर बनोगे, व्हेन यू विल फेस इंटरव्यूज, आप रिसर्च पेपर लिखोगे, अगर पीएचडी करोगे तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है। आज से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यू विल गेट दी ऑडियो विजुअल अराउंड 15 to 20 या 25 अराउंड आपके साथ शेयर होंगी, जिसमें आपका इंटायर रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर्ड होगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, बिकॉज फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी साथ साथ आपके साथ शेयर करा करूंगी कि जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें से प्रीवियस ईयर में कैसे तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिकॉज तभी आप रिलेट कर पाओगे। बिकॉज राइट डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक टॉपिक को आप 360 डिग्री से जैसे मर्जी पढ़ लो, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी एमसीक्यू, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करने के लिए कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजीसी में वो क्वेश्चन मोल्ड करके या कंसेप्ट मोल्ड करके कैसे भी आ सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, ठीक है। आज से हम अब ये रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करती हूँ कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एनटीए नेट का जो न्यू सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये आपका सिलेबस है, आपको 7 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज रिसर्च के मीनिंग के बारे में, रिसर्च की टाइप्स क्या होती हैं और करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वही इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपका बेस पूरा रिसर्च का फर्स्ट टॉपिक से ही बनेगा। जो टाइप्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च अवेलेबल। आजकल के सिनेरियो में एक रिसर्चर काफ़ी सारे टाइप्स के थ्रू वो रिसर्च कंडक्ट कर सकता है, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स। हम टाइप्स कवर करेंगे। देन सेकेंड आपका टॉपिक जो मेंशन है दैट इज रिगार्डिंग अप्रोचेज ऑफ रिसर्च। इसमें तो 2 मेंशन है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, बट मैं आपके साथ और भी अप्रोचेस कवर करूंगी जो आपके रिसर्च में एग्जिस्ट करती हैं, बट फोकस हमें इन दोनों पे करना है। देन थर्ड मेथड्स ऑफ रिसर्च हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स। देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम पढ़ेंगे। एक थीसिस क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल उसका क्या फॉर्मेट होता है, और जो हम नीचे रेफरेंसेस लिखते हैं क्या क्या स्टाइल्स अवेलेबल है, एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, वो कवर करेंगे। देन हम आईसीटी कि क्या एप्लीकेशन है रिसर्च में, ठीक है, कंप्यूटर्स की, वो हम पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज रिसर्च एथिक्स, कि जब हम कोई रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, व्हाट आर द वेरियस एथिक्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक रिसर्च एथिकल होनी चाहिए। इफ़ यू हैव यूज एनी अनएथिकल मेथड या कोई इलीगल चीज़ आपने करी है तो वो आपका सही रिजल्ट नहीं देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबने देखा होगा कि लोग क्वेश्चनएयर फिल करवाते हैं अपने रिसर्च के लिए। अगर वो क्वेश्चनएयर आप लोगों से फिल करवाने के बजाय, उनके व्यूज़ लेने के बजाय आप खुद ही भर रहे हो या अपने फैमिली मेम्बर से फेक क्वेश्चनएयर भरवा रहे हो, तो वो भी एक अनएथिकल अप्रोच है रिसर्च की। हम बहुत सारे एथिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें रिसर्च में कंसिडर करनी चाहिए। आने वाली क्लासेस में बच्चे हम ये 7 टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आज तो मैं आपका बस बेसिक ओवरव्यू दूंगी रिसर्च क्या होती है, ठीक है। आने वाले सेकेंड लेक्चर ऑनवर्ड, लेक्चर के एंड में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस किया करेंगे, सो दैट आपका साथ साथ आपका माइंड की प्रैक्टिस होती रहे कि हम एमसीक्यू को कैसे आंसर करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च,
रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आज के लेक्चर में हम रिसर्च के स्टेप्स को सिर्फ डिस्कस करेंगे, इसके अंदर की डिटेल जैसे क्या वेरिएबल कैसे सिलेक्ट करते हैं, वेरिएबल की क्या टाइप्स होती हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में इसकी डेप्थ कवर होगी। आज हम सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस लर्न करेंगे कि जब भी हम कोई रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स जो एक रिसर्चर परफॉर्म करता है। देन हम एक टर्म पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, एंड द लास्ट टॉपिक जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे दैट इज अप्रोचेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की अप्रोचेस मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करी हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, देन जो सेकंड क्लास होगी उसमें हम इस अप्रोचेस वाले टॉपिक को ही पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। सो आज के क्लास 1 के बाद आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रिसर्च की, स्टेप्स क्या है, डिज़ाइन क्या होता है रिसर्च का, और रिसर्च की अप्रोचेस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च होता क्या है। ये एक ऐसा वर्ड है, आप सब एमकॉम के स्टूडेंट्स हो या दूसरे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हो, कोई मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, कोई मास्टर ऑफ संस्कृत का स्टूडेंट है, आप वेरियस फील्ड से स्टूडेंट हो, क्योंकि पेपर 1 तो सबको कॉमन है ना। रिसर्च वर्ड सुना तो सबने होगा, बिकॉज रिसर्च एक ऐसा टर्म है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं मैं ना इस पे रिसर्च कर रही हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है। मतलब रिसर्च वर्ड आपने कोई अपनी मास्टर्स में नहीं सुना होता, आप ग्रेजुएशन और इवन अपने स्कूल लेवल पे भी इसको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इस वर्ड को यूज़ करते हो, बट नाउ हम इसको पढ़ेंगे एक्चुअल रिसर्च होती क्या है। ठीक है, सो रिसर्च को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज, कि जब हम किसी नॉलेज के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये एक साइंटिफिक और सिस्टेमैटिक सर्च होती है। ठीक है, एक सीक्वेंस में परफॉर्म होती है प्रॉपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि आप किसके बारे में सर्च करना चाहते हो, फिर आप और सारी टर्म्स के बारे में पढ़ोगे। सो ये जो सिस्टेमैटिक सर्च है रिसर्च, वो आपको ये बताएगी कि आपने दिमाग में आपके जो क्वेश्चन है जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हो, या किसी फिनोमिना के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो कि ये चीज़ क्यों है, उसको हम साइंटिफिकली और सिस्टेमैटिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक एंड सिस्टेमैटिक का मतलब है कि आप प्रॉपर सिस्टेमैटिक तरीके से चलते हो। इसको हम ये भी बोलते हैं कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है जब आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर सिस्टमैटिकली सर्च करते हो, टूल्स को यूज़ करके। ठीक है, अपना सैंपल बना के कि किन लोगों के आपको स्टडी करनी है। जब आप एक पूरा अपने दिमाग में पिक्चर बना के एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हो, दैट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वेरियस सोशल साइंटिस्ट जो डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। ठीक है, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंग्लिश हो गया, वेरियस फील्ड्स, सबने रिसर्च को डिफरेंट वे से डिफाइन किया है, बट द मीनिंग इज सेम। चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, जो बेसिक रिसर्च है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, आपकी फील्ड ज़रूर डिफरेंट हो सकती है, बट रिसर्च कभी चेंज नहीं होता। तभी ये पेपर 1 में इंक्लूड करा गया है, बिकॉज ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर फील्ड का स्टूडेंट स्टडी करता है। ठीक है, सो रिसर्च इज नथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, किसी नॉलेज के बारे में सर्च करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, सो रिसर्च जो है मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसको डिफरेंट वे में डिफाइन किया है, बट द मीनिंग इज सेम। बेसिकली रिसर्च में हम करते क्या है कि कई बारी कोई चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, या कोई नॉलेज जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कोई अवेलेबल नॉलेज ऑलरेडी है, आप उसमें और सर्च करके अपनी कुछ ओरिजिनल एडिशन करते हो।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ये वाले टाइम पे अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस आया है या इंडिया में कोई क्राइसिस आया है उससे लोगों की जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये कोई फिनोमिना नया नहीं है जो मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। येस, बट जो टाइम ड्यूरेशन में लेके चल रही हूँ कि किस टाइम पे मैं स्टडी कर रही हूँ और किन लोगों को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, किन सर्कमस्टांसेस में मैं स्टडी कर रही हूँ, और जो रिजल्ट निकलेगा वो मेरी ओरिजिनल एडिशन होगी, ठीक है। सो रिसर्च होता है जब आप किसी ओरिजिनल चीज़ को आइडेंटिफाई करके एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करते हो ताकि इससे और फर्दर एडवांसमेंट हो पाए। बेसिकली आप क्या करते हो, आप वेरियस मेथड्स यूज़ करके, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, कंपैरिजन करके आप रिजल्ट्स फॉर्मुलेट करते हो। सो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि बेसिकली रिसर्च होता क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक मेथड को यूज़ करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। इफ देर इज नो प्रॉब्लम देन देर इज नो रिसर्च, क्योंकि बच्चे रिसर्च आप उसी की करोगे व्हेन यू हैव सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माइंड, या कोई चीज़ ऐसी है जो अभी अनडिस्कवर्ड है, आप उसको डिस्कवर करना चाहते हो, या कोई प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आप आंसर फाइंड करना चाहते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो। अगर वो चीज़ ऑलरेडी क्लियर है माइंड में, उसमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर रिसर्च होगी ही नहीं। सो रिसर्च इज समथिंग जहाँ पे आप न्यू नॉलेज की सर्च में होते हो, ठीक है, कि न्यू सर्कमस्टांसेस में, न्यू सेट ऑफ पीपल पे जब आप कोई स्टडी करना चाहते हो। सो रिसर्च हमारा जो मीनिंग है वो ये है कि रिसर्च होता क्या है। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि रिसर्च क्या होता है। चलो, सो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब रिसर्च तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, अब हम समझते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, या कोई भी पर्सन, कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता क्यों है, ठीक है। आपको ना हर एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है, मीनिंग पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, कुछ भी जो कवर हो रहा है। वाई? बिकॉज आपको पेपर में असर्शन रीजनिंग करके या स्टेटमेंट्स लिख के कई बारी वो इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना रिसर्च के बड़े मोल्ड करके आते हैं, जिसके लिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं बहुत स्ट्रेस दे दे के एक मीडियम स्पीड पे चीज़ को कवर कर रही हूँ, ताकि आप अपने दिमाग में क्लैरिटी बिठा पाओ जो हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट सेकेंड लेक्चर के बाद जब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसे टेस्टिंग हो रही है आपकी, कि जो आप समझ रहे हो वो आप उसको MCQ के फॉर्म में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज कई बार आपको क्या सिचुएशन फेस करने को मिलती है, जिन्होंने कभी लाइफ में पहले भी पेपर दिया हुआ है, कि आपको ना 4 ही ऑप्शन लग रहे होते हैं, बट अगर 4 ही ऑप्शन हो तो फिर वो थोड़ी MCQ होगा, है ना। हमें चूज तो एक ही करना है, देयर विल बी ओनली वन करेक्ट आंसर, क्योंकि ना ये अप्रोच में डिफरेंस होता है जो आप अपने मास्टर्स लेवल तक पढ़ते हो पेपर के लिए और जो हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि मास्टर्स लेवल में तो हम टॉपिक सारे पढ़ के जाते हैं एंड वी हैव टू क्रिएट आंसर ऑफ योर ओन, अब हमें खुद ही लिखना होता है आंसर, बट यहाँ पे आपको टिक करना है आंसर और एक ही करेक्ट आंसर होगा, और वो एक ही करेक्ट आंसर आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, ठीक है। सो इवन अगर हम किसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी कवर कर रहे हैं ना, वो भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज कई बार ऑब्जेक्टिव्स पे ही मोल्ड करके क्वेश्चन आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, एक रिसर्च की एक्टिविटी हम क्यों परफॉर्म करते हैं या हम रिसर्च को क्यों अंडरटेक करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आंसर्स, जब हम कोई आंसर ढूंढना चाहते हैं अपने क्वेश्चन का, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ लास्ट में कवर किया है ना कि जब तक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा या कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तब तक रिसर्च हमारी स्टार्ट हो ही नहीं सकती।
कोई ना कोई क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हो, और जो हम वो उसके आंसर ढूंढते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। साइंटिफिक प्रोसीजर्स का इसमें मतलब है जब हम कोई ना कोई सिस्टमैटिक वे से कोई मेथड यूज़ करके जब हम अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व। अब वो कौन से मेथड्स हैं या वो कौन से प्रोसीजर्स हैं वो आप आगे जाके अभी डिटेल में पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि हम रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आंसर्स ढूंढने होते हैं अपने क्वेश्चंस के, और वो हम कैसे ढूंढते हैं? बाय अप्लाइंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कि आपका नेक्स्ट मेन एम क्या होता है? टू फाइंड आउट द ट्रुथ। आप ट्रुथ को फाइंड आउट करना चाहते हो, एक ऐसी सच्चाई बाहर निकालना चाहते हो जो मे बी अभी तक छुपी हुई है या मे बी अभी तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं करी है। क्योंकि जब तक आप कुछ नई चीज़ नहीं लेके आ रहे, वो रिसर्च क्या हुई फिर, ठीक है। तो फिर आप मे बी कोई चीज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी में कोई नई चीज़ ढूंढते हो, या कोई ऐसी सच्चाई आप बाहर निकालना चाहते हो जो अभी तक डिस्कवर हुई नहीं है। सो इसलिए हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम किसी ट्रुथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, जब भी आप लाइफ में कभी रिसर्च करोगे ना, ठीक है, वो रिसर्च सबके करने के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स होंगे अलग अलग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लोग हो, आप 5 लोग रिसर्च कर रहे हो, तो सबके अपने अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। कोई कुछ करना चाहता है, कोई पुरानी नॉलेज में ही नई चीज़ ढूंढना चाहता है, कोई बिल्कुल ही नई चीज़ को फाइंड आउट करना चाहता है। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि एक जो रिसर्च होती है ना एक्टिविटी, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हर किसी के रिसर्च को परफॉर्म करने के डिफरेंट माइंड में ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? नंबर 1, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? समटाइम्स कोई पर्सन, अब ये ना बच्चे कुछ टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स आपको ध्यान से समझनी है जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही आती हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ स्टडीज कवर कर रहे हैं विद ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अगर तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किसी फिनोमिना में, कोई कंसेप्ट में, ठीक है, न्यू चीज़ कोई ढूंढना चाहते हो, कोई न्यू चीज़ को अनफोल्ड करना चाहते हो, या कोई न्यू चीज़ उसमें से आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई ऑलरेडी कोई जो फिनोमिना एग्जिस्ट करता है उसी में आप कोई न्यू चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो, तो वो कौन से तरह की रिसर्च स्टडीज़ होती हैं? फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। सेकेंड, अगर आपका मेन एम ये है कि आप किसी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी सिचुएशन का जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को आप पोर्ट्रे करना चाहते हो कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, या ये ग्रुप की क्या फीलिंग्स है, या ये ग्रुप की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मतलब जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे किसी इंडिविजुअल को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, चाहे किसी ग्रुप को डिस्क्राइब कर रही हूँ, चाहे मैं किसी सिचुएशन की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर स्टडी कर रही हूँ कि इस सिचुएशन में ये फीचर्स हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। जब आप किसी सिचुएशन, ग्रुप और इंडिविजुअल के बारे में क्या कर रहे होते हो? डिस्क्राइब, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं कि जब कोई भी पर्सन कोई भी रिसर्च एक्टिविटी करता है तो उसके ये वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने 2 कवर करे हैं, पहले में मैंने क्या बताया कि अगर वो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड फिनोमिना में कोई नई चीज़ फाइंड करना चाहता है रिसर्चर, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेटिव। सेकेंड, मैंने बोला जब कोई रिसर्चर किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या किसी सिचुएशन की करेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे करना चाहता है, समझाना चाहता है कि इसमें ये करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई 50 लोगों पे स्टडी करी, ठीक है, उन 50 लोगों की सैलरीज का मैंने मीन निकाला, उनकी जो एवरेज सैलरी है, तो मैंने जो वही ग्रुप जो मैंने 50 लोग लिए हैं उन्हीं की ही सैलरीज का एवरेज बता दिया आपको, मीडियन बता दिया, और काफ़ी चीज़ें मैंने उसी 50 ग्रुप के बारे में आपको बता दी कि इसमें से इतने मेल है, इतने फीमेल है, इतने के घर पे ये सिचुएशन है, इतने के इतने सिबलिंग्स हैं। तो जब
जब मैं आपको किसी ग्रुप, सिचुएशन या इंडिविजुअल के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। सो काफ़ी लोग सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी करते हैं, जिसमें वो पर्टिकुलर सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही बताते हैं। देन जब आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो, ये एनालाइज करना चाहते हो कि जो कोई चीज़ हो रही है वो कितनी फ्रिक्वेंसी से हो रही है, ठीक है, कैसे हो रही है और कितनी बार हो रही है, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, ठीक है। सो जब आप, मैंने अभी बोला कि जब आप एनालाइज करना चाहते हो द फ्रिक्वेंसी जिससे कुछ चीज़ें होती हैं, कि द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स, कि ये कितना फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ हो रही है, मतलब कितनी देर बाद हो रही है या कब हो रही है, वो हमारी क्या होगी, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को फीवर आ रहा है बार बार, ठीक है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। सो जब मैं उनका एक पर्टिकुलर, अगर सपोज मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, सो जब सपोज मैं उनका पर्टिकुलर 2 मंथ्स के लिए मैं उनका देख रही हूँ कि कितने फ्रिक्वेंटली उनको फीवर कितना आ रहा है, 101 कितना गया, 100 कितना गया, जब मैं फ्रिक्वेंसी देख रही हूँ वो हमारा क्या हो गया, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, ठीक है। एंड लास्ट, जब हम ये एग्जामिन करना चाहते हैं कि दो जो मेरे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल्स जिनके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ, जब आप उनके बीच का कॉजल रिलेशनशिप देखना चाहते हो, कॉजल रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम ये मान के चलते हैं एक इवेंट जो हुआ है उसके होने के पीछे दूसरे इवेंट का मेन वो है, मतलब दूसरे मेन इवेंट उसके पीछे का कारण है जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ है। अगर कोई 2 इवेंट है तो कोई एक इवेंट कॉज होगा और दूसरा उसका क्या होगा, इफेक्ट। जब कोई 2 वेरिएबल्स में ये वाला रिलेशनशिप होता है ना, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल ये किया मैंने तो इसीलिए उसकी वजह से ये रिजल्ट आया, मतलब दोनों इवेंट्स आपस में रिलेटेड है, एक कॉज है और दूसरा उसका क्या है, इफेक्ट। सो जब हम ये स्टडी करना चाहते हैं ना 2 वेरिएबल्स के बीच में, कि उनके बीच में कॉजल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, और उनके बीच का मैं हाइपोथेसिस स्टडी करना चाहती हूँ। अभी हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सेकेंड लेक्चर में ही मैं आपके साथ डिटेल में कवर करूँगी। अभी के लिए समझ लो, जब भी आप कोई रिसर्च एक्टिविटी करोगे ना, तो जब भी आप कभी कोई रिसर्च पेपर लिखोगे, ठीक है, आप कोई PhD करोगे, आप हाइपोथेसिस के बारे में ज़रूर उसके ऊपर वर्क करोगे। हाइपोथेसिस बेसिकली एक सपोजिशन होती है या एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन होती है जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मतलब जब भी आप कोई स्टडी स्टार्ट करते हो ना, यू ऑलवेज स्टार्ट विद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है, एक आइडिया होता है जो आप प्रपोज करते हो जब आप कोई आर्ग्यूमेंट जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है या कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक कंप्लीटली प्रूव नहीं हुई है, आप उसको प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। आप आगे के सेकेंड लेक्चर में पढ़ोगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर इसके एरर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जब भी हम कोई रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हम कोई एजम्पशंस लेके चलते हैं माइंड में, उन एजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। सो जब आप अपने हाइपोथेसिस को एग्जामिन करना चाहते हो कि जो आप एजम्पशन लेके आप चले हो, आप उसको जब देखना चाहते हो कि वेदर वो एजम्पशन ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, कि वेदर वो इस सिचुएशन में एक्सेप्ट होती है कि रिजेक्ट होती है, और जब आप 2 वेरिएबल्स के बीच में कॉजल वाला रिलेशनशिप देखना चाहते हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो भी किसी का पर्पस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिसर्च का, और उस तरह की रिसर्च को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, जिसमें आप अपने हाइपोथेसिस, अपने प्रपोजिशंस, अपने असम्पशंस को टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो ये वेरियस हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं स्टडी कंडक्ट करने के, फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज, डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, एंड लास्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज। सो ये हमारी थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। आई होप ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गए होंगे सबको। अगर मैं इसका क्रक्स या कंक्लूजन बोलूं
हम कोई भी जब रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि अगर कोई चीज़ हिडन रह गई है, आप उसको बाहर लाना चाहते हो, अपने किसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना चाहते हो, ठीक है, और आप बेसिकली कोई नई चीज़ या न्यू इनसाइट्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो। सो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब तक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में, आप कोई नई चीज़ नहीं फाइंड करना चाहते होगे, तब तक आप रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं वर्सेस मेथडोलॉजी क्या होती है, ठीक है। आपने ना दोनों वर्ड सुना होगा, आपने जो रिसर्च की अच्छी बुक्स देखी होंगी तो उनके ऊपर लिखा होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, बुक का नाम हमेशा होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। सो ये जो दो टर्म्स हैं इसका डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड्स कुछ नहीं होता, वो वेरियस टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जो हम रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहती हूँ तो बहुत सारे रिसर्च मेथड्स अवेलेबल हैं, मैं कोई ना कोई मेथड को यूज़ करके ही अपनी रिसर्च कंडक्ट करूँगी, ठीक है। सो जो वेरियस टेक्निक्स मेथड्स मेरे पास अवेलेबल हैं मेरी रिसर्च को पूरा करने के लिए, वो होते हैं रिसर्च मेथड्स। बट जिस वे से, जिस ढंग से मैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व करूंगी वो होती है रिसर्च मेथडोलॉजी। कई लोग आपसे पूछेंगे कि आप ये रिसर्च पेपर लिख रहे हो या आप ये पीएचडी कर रहे हो, आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। रिसर्च मेथडोलॉजी पता है, थीसिस का जो एक पीएचडी का थीसिस होता है, ठीक है, थीसिस पता है ना सबको। जब आप पीएचडी करोगे तो आप एक बुक को करते हो पब्लिश जिसमें आपकी पूरी रिसर्च लिखी होती है, ठीक है, उसको हम थीसिस बोलते हैं, डिसर्टेशन। सो कोई भी आपसे जब भी आपका थीसिस देखेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। क्यों? रिसर्च मेथडोलॉजी चैप्टर में या रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब होता है जिसमें पूरा वे एक्सप्लेन किया होता है कि आप अपनी रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया, आपने कैसे आपने अपना सैंपल सिलेक्ट किया, कैसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, कैसे आपने देखा कि क्या चीज़ अभी तक नहीं फाइंड आउट हुई जो आप फाइंड करना चाहते हो, आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको कैसे एनालाइज किया। सो जब आप पूरा वे एक्सप्लेन करते हो ना, अपनी रिसर्च के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करते हो, वो होता है रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है। सो रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ वे जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, वाइल रिसर्च मेथड्स वो वेरियस टेक्निक्स और टूल्स होते हैं जिसको हम यूज करके अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर अब मैं आपसे पूछूं रिसर्च मेथड्स एक ब्रॉडर टर्म है कि रिसर्च मेथडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है, कौन किसके अंदर कवर होता है? सोचो कौन सी ब्रॉडर टर्म होगी और कौन सी नैरो टर्म होगी? रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ ब्रॉडर टर्म, क्योंकि जब हम पूरा वे एक्सप्लेन करते हैं ना कि मैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगी, उसी के अंडर आप अपने रिसर्च मेथड्स को एक्सप्लेन करते हो कि आपने ये रिसर्च मेथड्स यूज किए। सो रिसर्च मेथड्स इज अ नैरो टर्म एंड रिसर्च मेथडोलॉजी इज अ ब्रॉडर टर्म। सो ये बड़ी बेसिक सी और एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डिफरेंस क्लियर करवाया है बिटवीन रिसर्च मेथड्स क्या होता है और मेथडोलॉजी क्या होता है, ठीक है। आज का लेक्चर हमने स्टार्ट पहले बहुत बेसिक टर्म से किया है, स्लोली वी विल मूव ऑन टू सम टॉपिक्स जो थोड़े क्रिटिकल होंगे, ठीक है, थोड़े समझने वाले होंगे। तो जब तक वो कहते हैं ना कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसकी नींव बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में ना आपकी रिसर्च की नींव बनेगी। क्योंकि जैसे हम एक छोटे बच्चे को केजी में हम सिखाते हैं ABC, एक बार उसको ABC फेमिलैरिटी हो जाती है कि क्या होता है, फिर वो बड़े बड़े सेंटेंस फॉर्म करना शुरू करता है, फिर 2nd 3rd क्लास में उसको क्वेश्चन आंसर लग जाते हैं। ये वही है बच्चे, पहले 2-3 क्लासेस में आपको रिसर्च का बेस क्लियर होगा, ठीक है। बिकॉज मैं एक चीज़ आपको अवेयर करूं, जब आप अपने टीचिंग इंटरव्यूज में जाओगे ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, फिर आप याद रखोगे मेरी ये बात, 90 to 95% जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो आपके बेस पे हिट किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ कोई डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
पूछते हैं, बट आपके बेस पे ज़्यादा हिट करते हैं, क्योंकि ना डिफ़िकल्ट ईजी कुछ नहीं होता। जब हमें जिस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है, मेरी डेफिनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट और ईजी ये है कि जो चीज़ हमें आती होती है, जिसकी हमें क्लैरिटी होती है, वो चीज़ मेरे लिए ईजी है। जो चीज़ मुझे नहीं आती होती, वो चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट बन जाती है। ठीक है, सो आज से याद रखना, लाइफ में डिफ़िकल्ट ईजी कुछ नहीं होता। डिफ़िकल्ट को ईजी बनाने का तरीका होता है हमारे पास उस चीज़ को समझना। सो जिस चीज़ को हम समझ लेंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या हो जाएगी, ईजी। सो आप जब एंड भी कर लोगे ना रिसर्च मेथोडोलॉजी का मेरे साथ, आपके दिमाग में हर चीज़ ईजी 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 रहेगी। क्यों? क्योंकि हम डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजी बना रहे हैं उसके कंसेप्ट को समझ के। सो आज से डिफ़िकल्ट और ईजी की डेफिनेशन यही रखना अपने दिमाग में कि जो चीज़ आपने ट्राई नहीं करी समझने की, या जो चीज़ आपने सोचा ही नहीं कि मैं ये कर सकती, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा ऑब्वियसली, और जो चीज़ हमें आती है वो हमारे लिए क्या होगा, ईजी। ठीक है, तभी कोई दो पर्सन्स होते हैं जो एक ही चीज़ किसी के लिए ईजी होती है, दूसरे के लिए डिफ़िकल्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिसको नहीं आता होता उसके लिए डिफ़िकल्ट होती है, और जिसको आता होता है उसके लिए ईजी होती है। ठीक है, सो यूजीसी में चाहे आप पेपर 1 पढ़ रहे हो चाहे पेपर 2 पढ़ रहे हो, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन छोटे से छोटा टॉपिक एंड बड़े से बड़ा टॉपिक, और हर एक डिफ़िकल्ट चीज़ को हमने ईजी बनाना है। चलो, सो ये डिफरेंस था रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पे, कि एक जो रिसर्च है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। मैं आपके साथ 10 करेक्टरिस्टिक्स कवर करने वाली हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो मैं यहाँ पे नहीं कवर करूँगी, वो मैं सेकेंड लेक्चर में कवर करूँगी, क्योंकि वो मैंने करेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं बनाया है। वो है कि एक ना रिसर्च, बेस्ट रिसर्च तभी मानी जाती है जब वो वैलिड होती है। वैलिडिटी होना रिसर्च में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, रिसर्च के डेफिनेशन में कोई चीज़ वैलिड या कोई भी चीज़ की वैलिडिटी हमें कैसे पता चलती है कि जो चीज़ हम मेजर करना चाहते हैं, तो जो मैं मेथड्स यूज़ कर रही हूँ या जो मेरे रिजल्ट आए हैं, क्या वो उस चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं? क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च वैलिड ही नहीं होगी तो फिर उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो कोई चीज़ वैलिड तब होती है जब वो जिस चीज़ के लिए बनी है उसको वो मेजर कर पा रही है या उसके वो आंसर ढूंढ पा रही है। ठीक है, तो जब आप रिसर्च पेपर लिखोगे या पीएचडी थीसिस करोगे ना, जब भी आप कोई टूल यूज़ करोगे कि आपने ये टूल लिया अपने रिसर्च को करने का या ये मेथड आपने यूज़ किया है, हमें ना उसकी वैलिडिटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो वैलिडिटी बहुत तरीके की होती है। सो इसलिए वो सेकेंड लेक्चर में मैं आपके साथ डिटेल में कवर करूंगी। सो इसलिए मैंने आपको अभी ये बता दिया कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है वो टोटल 11 है। यहाँ आप 10 पढ़ोगे मेरे साथ डिटेल में। जो 11th करेक्टरिस्टिक है वैलिडिटी, वो हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक रिसर्च की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको पूरे डिटेल में सेकेंड लेक्चर में समझाऊंगी। उससे पहले हम कवर करते हैं द रिमेनिंग करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक रिसर्च की है, एक जो रिसर्च होती है जो हम करते हैं वो एम्पिरिकल होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब होता है जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके या कोई ऑब्जर्वेशन जब रिसर्चर करता है, जब वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है खुद ऑब्जर्व करके या डेटा कलेक्ट करके, तब हम बोलते हैं कि वो जो रिसर्च है वो हमारी कौन सी रिसर्च है, एम्पिरिकल रिसर्च, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके या ऑब्जर्वेशन करके आप नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, सो तब आपकी जो रिसर्च है वो क्या हो जाती है, एम्पिरिकल। देन आपकी जो रिसर्च है वो क्या होनी चाहिए, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब कि वो वैलिड प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स के ऊपर। जब तक आपकी रिसर्च लॉजिकली नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका, आप कोई इनवैलिड प्रोसीजर यूज़ करी जा रहे हो, तब तक आपका रिसर्च का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी और लॉजिकल भी नहीं मानी जाएगी। सो हम कहते हैं ना कि
आप जो बोल रहे हो इस चीज़ में लॉजिक नहीं है, तो लॉजिक वर्ड हम रियल लाइफ में भी बहुत बार यूज़ करते हैं। सो रिसर्च की करेक्टरिस्टिक में लॉजिकल का मतलब है कि आपका जो रिसर्च है, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, वैलिड प्रोसीजर्स पे, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स के ऊपर वो बेस्ड होनी चाहिए। देन ये माना जाता है हमेशा कि एक जो रिसर्च होती है ना वो साइक्लिकल होती है। साइक्लिकल मतलब आप जब लाइफ में कोई रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट करोगे ना, कोई पीएचडी करोगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, वो हमेशा स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होगी, ख़त्म भी प्रॉब्लम से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी बच्चे हम देखते हैं ना मुझे किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमें करनी होती है वो हमें करनी होती है सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि आप रिसर्च किस पे करना चाहते हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू होता है कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले क्या प्रीवियस स्टडीज़ हुई है, क्योंकि आप वो सारी स्टडीज़ को पढ़ के फाइंड आउट करते हो कि ये नहीं फाइंड आउट हुआ और इसीलिए मैं ये अब करना चाहती हूँ कि इन लोगों की स्टडीज़ में ये लिमिटेशंस थी, इन्होंने ये तो देख लिया बट ये नहीं देखा। सो इसलिए आप किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हो अपनी रिसर्च हमेशा कि आप इसका आंसर ढूंढना चाहते हो। एंड देन जब आप उसका आंसर ढूंढ लेते हो ना, जब आप अपना कंक्लूजन लिखते हो, उसमें भी आप एक प्रॉब्लम छोड़ के जाते हो, आप लिमिटेशन छोड़ के जाते हो, क्योंकि बच्चे कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ के बारे में पूरी रिसर्च नहीं कर सकता, वो भी कुछ एरियाज या कुछ ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देगा। तो क्योंकि आप हर चीज़, हर फैक्टर को कंसिडर नहीं कर सकते, सो इसीलिए आपके पीएचडी के थीसिस में भी ना और अच्छे अच्छे जर्नल्स में जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो, आप अपने रिसर्च की लिमिटेशंस में लिख देते हो कि क्योंकि आपने यहाँ स्टडी करी थी, ये मेरी लिमिटेशन है। क्योंकि जहाँ आपने कोई प्रॉब्लम छोड़ी कि मेरी आपकी रिसर्च की ये प्रॉब्लम है, उसी से एक नए रिसर्चर को टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं रिसर्च एक साइकिल में हमारी रिवॉल्व करती है, जो स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होती है और एंड भी प्रॉब्लम से होती है। एंड देन फोर्थ करेक्टरिस्टिक इज कि जो एक रिसर्च होती है वो एनालिटिकल होती है, ठीक है। एनालिटिकल का मतलब कि हम जो एक प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं डाटा गैदर करके, ठीक है। और हम वेरियस टूल्स और टाइप्स यूज़ कर सकते हैं जो आप आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी मेथड। मतलब एनालिटिकल का मतलब है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर्स यूज़ करके जो आपने डेटा गैदर किया है हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। एंड देन योर रिसर्च इज क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब कि जो हमारी रिसर्च होती है ना वो क्या एग्जिबिट करती है, मतलब वो क्या पोर्ट्रे करती है, केयरफुल एंड प्रिसाइज जजमेंट। हम जब भी कहते हैं ना कि हमारी रिसर्च क्रिटिकल होनी चाहिए, क्रिटिक मतलब कि उसमें एक जजमेंट फॉर्म होनी चाहिए जो बहुत केयरफुली, मतलब अगर आप कुछ भी कंक्लूजन निकाल रहे हो, अपनी रिसर्च एक्टिविटी का कुछ भी रिजल्ट लिख रहे हो, वो बड़ा प्रिसाइज और केयरफुल जजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपके फिर उस रिजल्ट को क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं कि क्या जो आप बोल रहे हो वो ठीक है कि नहीं। तो इसलिए आपकी रिसर्च जो है ना वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और जो आपकी जजमेंट जो आप फॉर्म कर रहे हो, जो दूसरे लोग आपके रिजल्ट के थ्रू जजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत क्रिटिकली आपकी रिसर्च को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। सो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी रिसर्च की, जो हमें माइंड में रखनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे मूव करते हैं। 6th कैरेक्टरिस्टिक सेज कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो वो मेथडोलॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर मेथड्स यूज़ करके, जिसमें कोई बायस ना हो कि आप यही मेथड क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, जिनको रिसर्च की नॉलेज नहीं होती, वो देखते हैं उन्होंने भी तो ऐसी स्टडी करी थी, मैं भी ऐसी तरह की स्टडी कर रही हूँ, तो उन्होंने ये मेथड यूज़ किया था, चलो मैं भी यही मेथड यूज़ कर लेता हूँ। नो, क्योंकि हर किसी की रिसर्च पे ज़रूरी नहीं है सेम मेथड्स यूज़ होंगे, बिकॉज मे बी उनका डेटा कम था, आपका डेटा ज़्यादा है। बिकॉज हमारा जो रिसर्च है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो जब भी आप कोई रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करते हो वो सिस्टमैटिक मैनर में होनी चाहिए, जिसमें आप सिस्टमैटिक मेथड्स और प्रोसीजर्स यूज़ करोगे जो विदाउट एनी बायस्ड होंगे। मतलब किसी ने यूज़ किए थे इसलिए आपने भी वही यूज़ कर लिए, ये क्राइटेरिया नहीं आप यूज़ करोगे।
आपने जिस तरह का डेटा कलेक्ट किया है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, उसमें जो मेथड्स यूज होंगे आप वही डिसाइड करोगे, ठीक है, वही आप पिकअप करोगे और आप उसको फॉलो करोगे इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देन 7 कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च की मानी जाती है रेप्लिकेबिलिटी। इसका मतलब है जो भी आपने रिसर्च डिज़ाइन चूज़ किया है ना, रिसर्च डिज़ाइन अभी हम पढ़ेंगे कि जिसमें हम अपने रिसर्च के बारे में पूरे, जैसे एक आर्किटेक्ट होता है वो जब कोई घर बनाता है तो पूरा डिज़ाइन बनाता है पहले। सो ऐसे जब आप कोई रिसर्च करना चाहते हो ना, आप भी अपना पहले एक पूरा रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हो जिसमें आप सारा कुछ लिखते हो, आप कैसे रिसर्च करोगे, सारे मेथड्स, एवरीथिंग जब आप मेंशन करते हो, ठीक है। सो जो भी आपका रिसर्च डिज़ाइन है या जो भी आपने प्रोसीजर्स यूज़ करे हैं वो कहते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, टू इनेबल द रिसर्चर। क्योंकि जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होके भी, ठीक है, जब हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है, तो भी हम कहते हैं कि वो वैलिड है रिसर्च, ठीक है, और जो वो रिजल्ट दे रही है वो कंक्लूसिव है। सो रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है कि जब आपका रिसर्च डिज़ाइन, जो तरीका आपने यूज़ किया है या जो प्रोसीजर्स आपने फॉलो किए हैं, जब वो रिपीट करता है एक रिसर्चर, ताकि वो एक वैलिड कंक्लूजन पे आ पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 10 तरीके के लोगों पे स्टडी करी है, पहले मैंने एक पे कोई मेथड यूज़ करा, सेकंड पे भी वही मेथड यूज़ करा, थर्ड पे भी वही यूज़ करा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव एक था, ठीक है, मेरा मेजर करने का मेन मोटिव एक था। सो व्हेन हम अपने डिज़ाइन और प्रोसीजर्स को जब रिपीट करते हैं एक वैलिड और कंक्लूसिव रिजल्ट पे आने का, उसी करेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं रेप्लिकेबिलिटी। व्हेन योर रिसर्च डिज़ाइन एंड प्रोसीजर्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक रिसर्च की हमारी होती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी होती है एक टर्म और एक टर्म होती है सब्जेक्टिविटी, ठीक है। सब्जेक्टिविटी नहीं होता करेक्टरिस्टिक रिसर्च की करेक्टरिस्टिक होती है ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि दोनों में ये फ़र्क होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो विदाउट एनी बायस, मतलब एक जो रिसर्चर है वो अपने एटीट्यूड, बिहेवियर, अपनी प्रेजेंस का अफेक्ट रिजल्ट पे नहीं होने दे रहा। जैसे मुझे कोई स्टडी करनी है कि जो जंक फूड खाते हैं स्टूडेंट्स वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो क्योंकि मैं जंक फूड बहुत खाती हूँ तो मैं अपनी जो नेचर है उसको रिजल्ट्स में नहीं लेके आ सकती, ठीक है। मैं एक फेयर मैनर में रिसर्च कंडक्ट करूँगी, जो आंसर्स आ रहे हैं जो डिफरेंट लोगों ने दिए हैं मैं वही अपने उसमें लिखूँगी कंक्लूजन में, ये नहीं कि जो मैं चाहती हूँ, ठीक है। सो जब आप विदाउट एनी बायस जो आंसर आ रहा होता है, जैसे तरीके का रिजल्ट आ रहा होता है, अपनी एटीट्यूड को उसमें जब नहीं लेके आते, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। और जहाँ आपके खुद के आ जाते हैं ना ओपिनियन, आपका खुद का क्या ओपिनियन है, वहाँ पे हम कहते हैं सब्जेक्टिव है रिजल्ट्स। सो एक अच्छी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 9th ऑब्जेक्टिव है अब, ठीक है, 9th ऑब्जेक्टिव हमारा है एक अच्छी रिसर्च क्या होनी चाहिए, रिलायबल, ठीक है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जब आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होते हैं ना, कंसिस्टेंट पता है ना सबको, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर एक स्टूडेंट है वो लास्ट 10 इयर्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली मतलब ये नहीं कि कभी टॉप 10 में आ रहा है कभी लास्ट 10 में आ रहा है, ऑन एन एवरेज वो फर्स्ट 5 पोजीशंस में ही हमेशा रह रहा है, तो मतलब वो कंसिस्टेंट है। तो जब भी आप जब रिसर्च करते हो, ठीक है, रिसर्च में सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब जब आपकी जो रिसर्च है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी है, जब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है तो आपकी रिसर्च रिलायबल मानी जाती है। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, कोई भी एक पर्सन, बच्चे सब पे रिसर्च नहीं कर सकता इकट्ठे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंडिया पे रिसर्च करनी है कि इंडिया के लोग कितना जंक फूड खाते हैं या इंडिया के लोग कितना रिसर्च करते हैं, तो क्या बताओ ये पॉसिबल है कि मैं इंडिया के एक पर्सन को कवर करूँगी अपनी रिसर्च में? नहीं।
है ना। मैं एक एक पर्सन को पॉपुलेशन में कैसे कवर कर सकती हूँ? इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच टू एवरीवन। तो फिर हम चाहे इंडिया पे सर्च कर रहे हैं, मुझे फिर भी अपना कुछ सैंपल बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर एक स्टेट को कवर कर सकती हूँ और फिर उस हर स्टेट में मैं मेंबर्स को लूँगी और बोल दूँगी कि जो मैंने सैंपल लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन है, कि पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे क्लास में एक मॉनिटर क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम को अगर सारे बच्चे इकट्ठे बोलेंगे तो एक टीचर कभी समझ पाएगा, इसलिए सारों के बिहाफ पे एक पर्सन बोलता है जिसको हम क्या बना देते हैं, मॉनिटर। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सारे एम्प्लॉयज़ का सब एम्प्लॉयज़ अपनी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को नहीं बता सकते, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ क्या बनाते हैं, लेबर यूनियन। और लेबर यूनियन में भी वो एक हेड चूज करते हैं जो उनके बिहाफ पे बोलते हैं, है ना। सो जब आप कभी स्टडी करते हो, ठीक है, जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, नो डाउट वो आपने कुछ पार्ट पे ही करी होगी, ठीक है, स्पेसिफिक लोगों पे ही, पर जब तक आप उस फाइंडिंग्स को पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब कि आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि जो आपकी जो स्टडी है उसकी फाइंडिंग्स पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है, तब तक आपकी स्टडी की कोई रेलेवेंस नहीं मानी जाती। मतलब मैंने अगर किसी चीज़ पे स्टडी करी है, चाहे कम लोगों पे करी है, बट जब तक मेरी वो जो स्टडी मैंने परफॉर्म करी है, जब तक उसके फाइंडिंग्स मैं ये ना बोल सकूं कि हेंस सारे तरीके के जो लोग होते हैं वो ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये यही रिजल्ट निकलता है, मतलब जब तक मैं अपने स्पेसिफिक रिजल्ट को जनरल में नहीं कर सकती, तब तक जो मेरी रिसर्च है उसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब चाहे मैंने इतने ज़्यादा इंडिया के लोगों में से, क्योंकि मैं सबको नहीं कवर कर सकती थी, चाहे मैंने कुछ सैंपल ही लिया है ना, तो उन सैंपल को लेके जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो मेरी फाइंडिंग्स आ रही हैं, वो फाइंडिंग्स जो हैं वो सारी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रिजल्ट निकाला अपने सैंपल में से कि जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो मैंने तो कम लोगों को लेके रिसर्च करी, बट मैं अपने फाइंडिंग्स में लिख दूंगी हेंस ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि बहुत सारे लोग या ऐसे लोग जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको हाई मोटिवेशन आती है या जो भी है उनका रिजल्ट अच्छा आता है उसकी वजह से, ये सिर्फ मैंने एक वैसी एक क्रिएट किया एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल्दो कईयों के लिए नहीं भी वैलिड होगा कि कई लोग बोलेंगे कि जो जंक फूड खाते हैं उससे लेजी हम ज़्यादा होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हम वो नहीं सोच रहे। मैंने तो एक नॉर्मल आपके साथ एग्जांपल लिया कि सपोज मैंने ये स्टडी करनी थी कि जो जंक फूड खाते हैं उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। सो अगर मैंने जो रिजल्ट निकाला है, हम हमेशा अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब कि ये चीज़ सब पे एप्लीकेबल है। सो जो हमारा 10th करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है इट कैन बी एप्लीकेबल टू अ लार्जर पॉपुलेशन, तभी वो एक अच्छी रिसर्च मानी जाएगी। सो ये 10 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। योर रिसर्च शुड बी एम्पिरिकल, लॉजिकल, साइक्लिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, मेथोडोलिकल, रेप्लिकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, आई होप सबको करेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगी कि व्हाट आर द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिसर्च प्रोसेस। सो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि आज के लेक्चर में मैं रिसर्च प्रोसेस का आपके साथ एक सीक्वेंस पूरा स्टडी करूंगी, बिकॉज कई बार आपको पेपर में ना रिसर्च प्रोसेस ही अरेंज करने के लिए आ जाता है, ठीक है। बट जो इसके अंडर की डिटेल होगी ना वो ऑलरेडी हम जो जितने आपके रिसर्च के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसमें कवर करेंगे। जैसे इसमें जैसे 3rd स्टेप लिखा हुआ है कि हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, कितने तरीके का हाइपोथेसिस होता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस याद कर रहे हैं कि जब भी कोई पर्सन रिसर्च करता है, सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टू फॉलो। अब इस टॉपिक को कराने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अगर आप 10 बुक्स खोलोगे या 15 नोट्स खोलोगे ना, सब में डिफरेंट स्टेप्स लिखे होंगे, ठीक है, बट 90% द स्टेप्स विल बी सेम।
ठीक है, किसी ने बस किसी चीज को किसी और नाम से लिख दिया होगा। सो आपने ना कंसेप्ट समझना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, क्योंकि ये तो सीक्वेंस है जिसमें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप उस सीक्वेंस को अरेंज कर पाओगे, चाहे वहां पे जिस मर्जी लैंग्वेज में वो स्टेप्स लिखे आ जाएं। बिकॉज जिस भी बुक को आप खोलोगे या जब भी आप कोई डिफरेंट सोर्स रेफर करोगे रिसर्च पढ़ने के लिए, हर जगह पे डिफरेंट स्टेप्स ही लिखे होंगे। ठीक है, सो जो बेस्ट स्टेप्स हैं जो सारे टॉपिक को कवर करते हैं वो ये वाले स्टेप्स हैं। जब भी कोई रिसर्च प्रोसेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है, या कोई भी पर्सन रिसर्चर सबसे पहले क्या करता है, वो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करता है। मतलब अब यही चीज किसी बुक में लिखी होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब पहला स्टेप ना हमेशा रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही होगा। मतलब वो क्वेश्चन जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हो उसको फॉर्मुलेट करना या उसको आइडेंटिफाई करना विल बी योर फर्स्ट स्टेप। जैसे सपोज अगर मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ या इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, अब उसमें तो कितने टॉपिक्स होंगे ना, अब कोई ना कोई टॉपिक या कोई ना कोई एरिया तो सिलेक्ट करोगे ही ना जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो। सो जब आप वो चीज़ करते हो, जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो या वो टॉपिक सिलेक्ट करते हो जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, वो आपका पहला स्टेप होगा। सो काफ़ी जगह पे इस स्टेप को आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी लिखा होता है। ठीक है, तो जैसे मर्जी लिखा हो, आपके दिमाग में मैंने आपको बार बार बोला है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जिसकी वजह से आप इन स्टेप्स को अरेंज कर पाओगे। सो फर्स्ट इज जब हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू होता है उसी टॉपिक पे पहले प्रायर क्या स्टडीज हुई है, क्योंकि उससे आपको ना लिंक मिलता है कि लोगों ने ये इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जरूरी नहीं है आप जो टॉपिक रिसर्च के लिए पिक कर रहे हो उसमें कभी भी ना रिसर्च हुई हो, क्योंकि वर्ल्ड इज सो बिग, लोगों ने करी होगी रिसर्च। हाँ, जो आप करोगे वो उनसे डिफरेंट होगी। क्यों? आपके वाला डेटा उनका डेटा नहीं होगा। चाहे आपकी 90% चीज़ें सेम मिलती होंगी कि आपने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूज करी है, उन्होंने भी टेक्सटाइल चूज करी है, टॉपिक भी सेम है, बट जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होंगे। वाई? बिकॉज टाइम पीरियड डिफरेंट है जिसमें आप दोनों ने स्टडी करी है, डेटा डिफरेंट है जो आप दोनों ने कलेक्ट करा है, उनके रिस्पॉन्डेंट्स कुछ और है, आपके रिस्पॉन्डेंट कुछ और है, और मे बी आप उसमें कोई नया एवेन्यू स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, सो लिटरेचर सर्वे करके, लिटरेचर रिव्यू करके आपको ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट उस टॉपिक पे पहले क्या स्टडीज हुई हैं, उन्होंने क्या मेथड्स यूज किए थे, उनके क्या रिजल्ट्स आए थे, क्या चीज़ वो नहीं फाइंड कर पाए थे, जिससे आप अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बना पाओगे। ठीक है, सो लिटरेचर रिव्यू किसी भी रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप पीएचडी करोगे ना तो एटलीस्ट 200 to 250 मिनिमम लिटरेचर रिव्यू आपको अपने टॉपिक के करने ही पड़ते हैं। कि मतलब आपका ने जो पीएचडी का रिसर्च टॉपिक लिया है उससे रिलेटेड 200 to 250 मिनिमम स्टडीज आपको रिव्यू करनी पड़ती हैं, जिसमें आप बेसिकली यही फाइंड आउट करते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या क्या रिसर्च हुई है, उन्होंने क्या मेथड्स यूज किए थे, क्या टेक्निक यूज करी थी। ठीक है, सो सेकेंड हमारा जो स्टेप होता है दैट इज लिटरेचर रिव्यू करना। देन फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस मैंने बताया था कि जब आप कोई रिसर्च करते हो तो आप जो प्रोपोजिशन लेते हो, जो एजम्पशन लेते हो, जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, फिर हम वो करते हैं। जैसे मैंने सपोज हाइपोथेसिस लिया कि जंक फूड जो खाते हैं दे प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। सो मैं अगर इसको टेस्ट करना चाहती हूँ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जो आप डिटेल में पढ़ोगे वो हाइपोथेसिस हो गया। देन फिर आप उसको कैसे करोगे, अपने पूरी रिसर्च को आप उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हो। ठीक है, फिर आप अपना सैंपल सिलेक्ट करते हो कि आप क्या सैंपल लोगे, कितने लोगों को आप इंक्लूड करोगे, और वो जो लोग आप इंक्लूड करोगे वो भी कैसे सिलेक्ट करोगे। हम सैम्पलिंग टॉपिक भी पढ़ेंगे, एक रैंडम सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि जो हम पूरी पॉपुलेशन में से जो कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं अपने स्टडी के लिए, वो सैंपल कैसे फॉर्म करते हैं। क्योंकि जब आप पीएचडी करोगे या रिसर्च पेपर लिखोगे ना, आपको आपने सैंपल कैसे सिलेक्ट किया तो आपको मेथड वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपने इस मेथड के थ्रू सैंपल सिलेक्ट किए। अपनी मर्जी से कुछ लोगों को नहीं सिलेक्ट कर सकते आप।
सो फिर आप अपना सैम्पल डिज़ाइन बताओगे, ठीक है। फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे, देन फाइनली जो आप रिसर्च करना चाहते हो। फिर जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो आपने एक बार कर लिया आप अपने फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट मतलब डेटा कलेक्शन का सारा काम, ठीक है। फिर वो जो डेटा आपके पास आ गया उसको एनालाइज करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे कि वेदर जो आपने अजम्पशन ली थी, जो आप टेस्ट करना चाहते थे, वो एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। फिर आप अपने रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करोगे, जनरलाइज करोगे उसको। फिर अपनी रिपोर्ट या थीसिस या रिसर्च पेपर जो भी है उसकी प्रिपरेशन करोगे और अपने रिजल्ट्स लिख दोगे उसमें, ठीक है। सो हर एक बुक में, हर एक नोट्स में रिसर्च प्रोसेस जो टॉपिक होता है ना, वो डिफरेंट वे से लिखा होता है। मतलब बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी जो भी आप रिसर्च में पढ़ोगे मेरे साथ, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ऑल्दो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट मीनिंग तो सेम रहेगा ना, चीज़ तो चेंज नहीं हो सकती। बट ये जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, जो रिसर्च प्रोसेस है, इट विल बी रिटन इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट बुक्स। सो अगर आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बैठ गई ना कि पहले तो यही होगा फिर यही होगा, तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इफ़ यू आर मेल, चाहे आप फीमेल हो, चाय बनाने की रेसिपी, टी के बारे में तो बेसिक सबको ही पता होता है ना, कि पहले हम वाटर को बॉईल करते हैं, बीच में हम चाय पत्ती डालते हैं, कई मिल्क वाटर भी इकट्ठे बॉईल कर सकते हैं, फिर ये होगा, फिर हम उसको उतारेंगे। अगर मैं पहला ही स्टेप ये लिख दूं कि हम गैस बंद करके चाय को पोर करके हम सर्व कर देंगे, क्या वो पहला स्टेप हो सकता है? नहीं। तो जिसको पता है कि पहला स्टेप ये होगा कि पहले तो गैस ऑन करेंगे, तो वो कभी उस चीज़ को गलत थोड़ी कर सकता है, चाहे वहाँ पे जैसे मर्जी लिखा हो। सो प्रोसेस कैन कम इन एनी लैंग्वेज, इन एनी वे, आपको उसी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, ठीक है। सो ये आपका था रिसर्च प्रोसेस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च की अप्रोचेस मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करी है। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं एंड देन सेकेंड लेक्चर में हम इसको अप्रोचेस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिकॉज जो आपके अप्रोचेस है रिसर्च की वो डिफरेंट वे से क्लासिफाइड है। जैसे एक तो आपके सिलेबस में लिखी हुई है वो पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च, एक वो टाइप कवर करेंगे हम। एक टाइप ये होती है जो आज क्लास में कर रहे हैं कि एक डिडक्टिव अप्रोच होती है, एक इंडक्टिव अप्रोच होती है, एक अबडक्टिव अप्रोच होती है। सो जितने वे से रिसर्च की अप्रोचेस एग्जिस्ट करती है आप वो सारी की सारी ही पढ़ोगे, ठीक है। बिकॉज यूजीसी के पेपर में कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अगर उन्होंने टॉपिक मेंशन किया हुआ है अप्रोचेज ऑफ रिसर्च। यस, बट हम कंसंट्रेट ज़्यादा किस पे करेंगे, जो आपको मेंशन है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म वाली अप्रोच पे। सो डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है कि जो आपने हाइपोथेसिस फ्रेम की है, जो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, जिस चीज़ को आप टेस्ट करना चाहते हो, चाहे किसी एजम्पशन को टेस्ट करना चाहते हो या किसी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, जब आप उसकी वैलिडिटी चेक करते हो कि वो चीज़ कितनी वैलिड है, उस अप्रोच को हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। मतलब जब आप किसी थ्योरी जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो या कोई एजम्पशन हाइपोथेसिस आपने जो बनाया है, जो आप टेस्ट करना चाहते हो, जब आप उसकी वैलिडिटी चेक करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव अप्रोच। सो आपको पेपर में कैसे आ सकता है कि व्हेन यू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ योर हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, दैट अप्रोच इज नोन एज डिडक्टिव अप्रोच। मतलब वो थ्योरी कोई पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप उसको मे बी आज की सेटिंग में टेस्ट करना चाहते हो कि वो थ्योरी आज कितनी वैलिड है। सो मतलब जब आप कोई नई चीज़ नहीं निकाल रहे, पुरानी चीज़ की ही वैलिडिटी चेक करना चाहते हो, या कोई ऑलरेडी कोई जो नॉलेज है उससे रिलेटेड आपने जो कोई अजम्पशन बनाई है उसको आप टेस्ट करना चाहते हो, वो आपकी क्या होती है, डिडक्टिव अप्रोच। देन हमारी सेकेंड टाइप होती है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच होती है जब आप कोई न्यू थ्योरी को इमर्ज करना चाहते हो, ठीक है। डिडक्टिव में तो था ना कि कोई जो थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसकी वैलिडिटी चेक करना चाहते हो। इंडक्टिव में है जब आप कोई न्यू थ्योरी को इमर्ज करना चाहते हो और जो आपने न्यू थ्योरी फाइंड आउट करी है उसको जब आप जनरलाइज करना चाहते हो, मतलब कि ये जो मेरी फाइंडिंग्स है वो लार्जर पॉपुलेशन पे भी एप्लीकेबल है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव। एंड देन लास्ट इज एबडक्टिव रिसर्च,
ठीक है। एब्डक्टिव रिसर्च हमेशा वो अप्रोच होती है रिसर्च की जिसकी स्टार्टिंग हमेशा किसी ना किसी सरप्राइजिंग फैक्ट या पजल से होती है, ठीक है, कि जिस पजल को जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, या कोई सरप्राइजिंग फैक्ट है, कोई सरप्राइज वाली चीज़ है जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि क्या है, और फिर आप अपना पूरा का पूरा रिसर्च प्रोसेस उसी में लगा देते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन करने में, उस पजल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है, एब्डक्टिव रिसर्च, जब आप किसी सरप्राइजिंग फैक्ट या किसी पजल को आप क्या करना चाहते हो, सॉल्व। सो ये 3 अप्रोचेज होती हैं हमारी, डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच एंड एब्डक्टिव अप्रोच, ठीक है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ अप्रोचेस। जो मेरी सेकंड क्लास स्टार्ट होगी वो अप्रोचेस से ही कंटिन्यू होगी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको डिडक्टिव, इंडक्टिव और एब्डक्टिव अप्रोच के बारे में कुछ डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगी। फिर जो आपके सिलेबस में मेंशन है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन आगे हम फर्दर टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर। सो आई होप आज के लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक कवर करे हैं वो आपको क्लियर कर दिए होंगे। जैसे आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन और अप्रोचेज ऑफ रिसर्च। आज हमने बहुत बेसिक वाला पार्ट ही कवर किया है रिसर्च का, ठीक है। स्लोली नाउ वी विल मूव ऑन, क्योंकि अभी मैं आपको, आप सपोज करो कि मैं आपको लैंग्वेज के साथ फेमिलियर कर रही हूँ। जैसे जब भी हम लाइफ में कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, पहले हम उसके अल्फ़ाबेट्स वगैरह सब सीखते हैं ना, फिर हम डिफिकल्ट भी बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो टुडे वी हैव कवर्ड द बेसिक पार्ट, जिसमें आपके दिमाग में क्लैरिटी हुई होगी कि व्हाट इज रिसर्च ऑल अबाउट, ठीक है। कंसंट्रेटिंग ऑन द सिलेबस, बिकॉज आपकी जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं हम उसी पे ही फोकस करेंगे। आज जो हमने कवर किया है, आज हमने जो आपके अगर सिलेबस देखोगे तो हमने रिसर्च का मीनिंग कवर कर लिया है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिया है, और ये 4th वाला टॉपिक कवर किया है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।